हेलो दोस्तों, एक बार आपका फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं बायोलॉजी फाउंडेशन बैच, जिसमें आज हमारी क्लास 5 है। और ये फाउंडेशन बैच हमारा ऐसे ही चलता रहेगा जब तक कि पूरा कंप्लीट ना हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास 5। इसके पहले मैं आपको थोड़ी एक इम्पोर्टेंट बात बता दूं। अगर आपने अभी तक क्लास 4 तक नहीं देखी है तो आप क्लास 5 भी नहीं देखिएगा, क्योंकि जो सिस्टम से आप क्लास देखिएगा तो आपको क्लास 5 भी समझ आएगी और इसके आगे भी समझ आएगा। तो पहले क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, तभी आप क्लास 5 देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे क्लास 5 में सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम सेंट्रोसोम दोस्तों कहाँ होता है? तो जी दोस्तों, सेल के अंदर होता है। सेल के अंदर होता है। ये जो सेल है, सेल का स्ट्रक्चर है, इसके अंदर देखो दोस्तों, सेंट्रोसोम कहाँ है? तो दोस्तों जी आपको सेंट्रोसोम लिखाई दिख रहा होगा। जी आपको सेंट्रोसोम लिखाई दिख रहा होगा। और सेल के अंदर सेंट्रोसोम कुछ इस तरह से दिखता है। अब इसको ही हम थोड़े बड़े आकार में देखते हैं। सेंट्रोसोम, अब उसको जो सेल है जी, सेल है, इस सेल को ही ये छोटा सा सेंट्रोसोम जो आपको दिख रहा है, छोटा सा सेंट्रोसोम जो आपको दिख रहा है, इसको ही बड़ा कर दिया है। तो कुछ इस प्रकार से हो गया है। सेंट्रोसोम को बड़ा करने पर कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है, सेंट्रोलीज। इसको सेंट्रोलीज कहते हैं। ये दोस्तों आपको कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा होगा। मैं एक देसी एग्जांपल आपको बता रहा हूँ। आपने स्काई शॉट पटाखे घाले होंगे, स्काई शॉट पटाखे घाले होंगे, तो कुछ इस प्रकार से गोल गोल होते हैं। अगर इसको खड़ा कर दे, सेंट्रोसोम को खड़ा कर दे, तो वो ऊपर जाके ढलते हैं, जो 12 शॉट आते हैं, 16 शॉट आते हैं। तो चलिए इसको आगे समझते हैं और अच्छे डिटेल में सेंट्रोसोम को। एक बार फिर आप इसको एग्जाम इसमें देख लें। एग्जाम्पल के तौर पर सेल में सेंट्रोसोम सेल में होता है और इस प्रकार से दिखाई देता है। चलिए आगे देखते हैं। सेंट्रोसोम की दोस्तों हम डेफिनेशन समझते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन क्या होती है सेंट्रोसोम की? सेंट्रोसोम एक महत्वपूर्ण कोशिका संरचना है। सेंट्रोसोम एक महत्वपूर्ण कोशिकीय संरचना है जो मुख्य रूप से कोशिका विभाजन यानी कि सेल डिवीजन के दौरान कार्य करता है। सेल डिवीजन यानी कि जब सेल का डिवीजन होता है, यानी कि सेल का विभाजन होता है, माइटोसिस मीसोसिस हम आगे पढ़ेंगे, उसमें भी हम सेंट्रोसोम पढ़ेंगे। पर आप अभी सेंट्रोसोम अपन पढ़ रहे हैं तो उसमें क्या होता है, जब सेल डिवीजन होती है, मतलब सेल दो भागों में टूटती है। जैसे कि एक सेल है, फिर इस जे सेल दो भागों में टूटती है बीच से, ठीक है। तो इस कार्य का करना कौन करवाता है? सेंट्रोसोम करवाता है। माइक्रो ट्यूबल के निर्माण में सहायक हो। माइक्रो ट्यूबल भी दोस्तों हम आगे समझेंगे, बस आप थोड़ा डेफिनेशन को ध्यान दें। इसमें आईएमपी बात जो होगी मैं वही मैं आपको बताऊंगा। माइक्रो ट्यूबल में सहायता करता है, ठीक है। कोशिका के आकार संरचना को बनाए रखने में मदद करता है। देखो सबसे पहले ये क्या करेगा सेंट्रोसोम? कोशिका का विभाजन करेगा, ठीक है। कोशिका का क्या करेगा? विभाजन करेगा। अब इसने एक कोशिका है, इसका विभाजन करके दो कोशिका बना दी। फिर इन जो पहली और दूसरी जो कोशिका बनाई है, इनका आकार, इनकी संरचना को बनाए रखने में मदद करेगा, ठीक है। इसे कोशिका के माइक्रोट्यूबल ऑर्गेनाइज सेंटर एमटीओ भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। संरचना, संरचना यानी कि स्ट्रक्चर। सेंट्रोसोम का जो स्ट्रक्चर होता है दोस्तों, सेंट्रोसोम का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है। मैं आपको समझाता हूँ। सेंट्रोसोम दो सेंट्रिल्यूज देखो, पहला सेंट्रिल्यूज, ये दूसरा सेंट्रिल्यूज, ठीक है। दो सेंट्रिल्यूज जो प्रत्येक एक लघु लघु सिलिंड्रिकल संरचना होते हैं, ठीक है। इसको आप थोड़ा भी पढ़ के देख ले। सिलिंड्रिकल संरचना होती है, ठीक है। सेंट्रियोल्स के अलावा सेंट्रोसोम में पेरिसेंट्रियोल पेरिसेंट्रियोलर मैट्रिक्स होता है। यानी कि दोस्तों आपको इस वाले डायग्राम में आपको ये लिखा दिख रहा होगा, पेरिसेंट्रियोल मटेरियल। पेरिसेंट्रियोल मटेरियल दोस्तों, मुझे थोड़ी तबीयत खराब है, सर्दी है, तो आवाज और ज्यादा अच्छे से नहीं निकल रही है।
अब उसको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करें आज की क्लास में, और आगे की क्लास में हो सकता है बेहतर सुधार हो जाए तबीयत में, लेकिन मैं आपके लिए मैं क्लास पढ़ा रहा हूँ। तो थोड़ा सा अगर आपको अच्छी लग रही क्लास तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब देखते हैं दोस्तों, पेरीसेंट्रोलर मटेरियल पीसीएम जिसको हम कहते हैं, ये दोस्तों ये क्या होता है दोस्तों, एक द्रव पदार्थ होता है। ये क्या होता है, एक द्रव पदार्थ होता है जो प्रोटीन प्रदान करता है। जो क्या करता है, प्रोटीन प्रदान करता है। ठीक है, ये जो दो सेंट्रियोल्यूज है इसके घेराव में होता है और चारों तरफ भरा होता है। ठीक है, आप थोड़ा सा इतना समझ लें, आगे चल के हम इसको जब हम सेल डिवीजन पढ़ेंगे तो और इसको डिटेल में समझेंगे। चलिए आगे देखते हैं। कार्य फंक्शन यानी कि जो सेंट्रोसोम के जो कार्य हैं उनको हम अब समझते हैं। कोशिका विभाजन यानी कि सेल डिवीजन करते हैं। ठीक है, सेंट्रोसोम माइक्रोट्यूबुल्स के गठन में मदद करते हैं। ठीक है, माइटोटिक माइटोटिक स्पिंडल बनाते हैं जो क्रोमोसोम को विभाजित करने में सहायता करते हैं। ठीक है, मेन पार्ट आप इसमें समझना है क्या, कि सेल डिवीजन करते हैं। जो सेंट्रोसोम है वो सेल डिवीजन करते हैं। ठीक है, दूसरा है हमारा पॉइंट, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मैक्रोट्यूबल्स। यह कोशिका के आकार को स्थिर रखता है और माइक्रोट्यूबल्स के निर्माण को गठन करता है। यानी कि दूसरा जो कार्य पहले सेल डिवीजन करेगा, और जो सेल डिवीजन की है तो दो जो नई सेल बनी है, एक सेल को टूटकर दो जो नई सेल बनी है उनके आकार, उनकी संरचना को नियंत्रण करता है। तीसरा पॉइंट है, कोशिका में झिल्ली में स्थिति बनाए रखता है। सेम वही बात है कि जो पहले क्या करेगा, डिवीजन करेगा, सेल डिवीजन करेगा सेंट्रोसोम, फिर उसका आकार निश्चित करेगा, फिर उसकी संरचना निश्चित करेगा। तो अब कार्य में कुछ नहीं है, सिंपल से कार्य है। चलिए आगे देखते हैं। इंपोर्टेंट फैक्ट है सेंट्रोसोम के बारे में। सेंट्रोसोम केवल यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। आईएमपी पॉइंट हो जाता है जी हमारा, सेंट्रोसोम जो है यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है, यानी कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है। जैसे यूकैरियोटिक में पाया जाएगा तो प्रोकैरियोटिक में नहीं पाया जाता है। ठीक है, प्रत्येक सेंट्रोसोम में दो सेंट्रियोल्स होते हैं जो हमने आपको एग्जांपल में दिखाया है, जो कोशिका विभाजन के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सेम बात वही लिखी है। सेंट्रियोल्स की विशेषता यह होती है कि वे 90 डिग्री कोण पर एक दूसरे को खिलाफ रखते हैं। यानी कि अगर एक सेंट्रोसोम ऐसा हो, सेंट्रियोल ऐसा होगा तो दूसरा ऐसा होगा, अगर दूसरा ऐसा होगा तो पहला ऐसा होगा। ठीक है, तो एक दूसरे को 90 डिग्री कोण पर अपने खिलाफ रखते हैं, मतलब विपरीत होते हैं। तो आगे देखते हैं हम इसमें। अब हम समझते हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम जो आपको जो सेल का स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसमें आप देखिएगा लाइसोसोम कहाँ है। लाइसोसोम दोस्तों आपको दिख रहा होगा कुछ जी, आपको मैंने मार्क करके दिखा दी। लाइसोसोम जो है, छोटी छोटी बॉल्स आपको जो दिख रही हैं, जो छोटी छोटी बॉल्स आपको दिख रही हैं, ये लाइसोसोम की बॉल्स हैं। ठीक है, लाइसोसोम की बॉल्स है। अब इसको ही छोटा जो मैंने मार्क किया है, इसको ही बड़े रूप में देखने के लिए हम आगे देखते हैं। अब ये लाइसोसोम उस छोटे सी बॉल को बड़े रूप में दिखा दिया गया। ये 2D में है, ये 3D में है। ठीक है, इसमें क्या होता है दोस्तों, मेम्ब्रेन होता है। जो बाहर की जो परत होती है इसको क्या कहते हैं, मेम्ब्रेन। और अंदर की जो लाइसोसोम के और अंदर जो छोटी सी बॉल्स हैं, जो छोटी सी बॉल्स दिख रही है आपको, छोटी छोटी बॉल्स दिख रही है, इसको कहते हैं एंजाइम या प्रोटीन। लाइसोसोम पहले एक छोटा सा, देखो जो सेल थी इसमें जो लाइसोसोम था, इसको ही बड़ा किया तो ऐसा दिखा। ठीक है, तो इसके ही अंदर ये छोटी बॉल्स है। ठीक है, आगे देखते हैं हम इसमें। और अच्छे से स्ट्रक्चर आपको दिख रहा हो, लाइसोसोम जो छोटी सी बॉल, उसके अंदर क्या होता है, मेम्ब्रेन होता है, बाहर एंजाइम होता है, प्रोटीन ट्रांसपोर्ट के लिए
होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। लाइसोसोम। अब लाइसोसोम की दोस्तों हम क्या समझते हैं, डेफिनेशन। लाइसोसोम की डेफिनेशन बहुत सिंपल हो जाती है। लाइसोसोम कोशिका का एक महत्वपूर्ण अंग है। लाइसोसोम कोशिका का एक महत्वपूर्ण अंग है जिसे कोशिका का अपशिष्ट प्रबंधन सेल बेस्ड डिस्पोजल सेंटर कहते हैं। जिसे कोशिका का अपशिष्ट प्रबंधन यानी कि सेल बेस्ड डिस्पोजल कहा जाता है। कोशिका के अंदर विभिन्न अपशिष्ट पदार्थों, पुराने अंगों और बैक्टीरिया को नष्ट करने का कार्य करता है। क्या कहता है? पुराने अंगों और बैक्टीरिया को नष्ट करने का, यानी कि जो हमारी सेल है इसमें कई चीजें होती हैं। ठीक है, कई चीजें होती हैं और कभी कभी क्या होता है, जैसे आपकी लड़ाई हुई, ठीक है, किसी ने आपको मारा, किसी ने आपको मारा, आपको डंडे से मारा, किससे ही मारा, आपको उस जगह की आपकी कोशिकाएं खराब हो गई, मर गई। आपको देखना होगा आपके मतलब स्किन पर लाल, हरा, नीला ऐसा हो जाता है मारने के कारण। ठीक है, तो अब उस जगह की कोशिकाएं मर गई तो क्या करेगा लाइसोसोम? लाइसोसोम बाहर जाएगा गति करते हुए और उस पुराने अंग को, बैक्टीरिया को नष्ट कर देगा। ठीक है, लाइसोसोम हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं जो इन पदार्थों को तोड़ने में मदद करते हैं। लाइसोसोम के अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं जो इन पदार्थों को तोड़ने में मदद करते हैं। मैंने एग्जांपल में आपको, डायग्राम में आपको बता दिया है। अब स्ट्रक्चर की बारी आती है। जो हमारी लाइसोसोम एक झिल्ली से घिरी होती है, लाइसोसोम एक झिल्ली से घिरी होती है जिसको हम क्या कहते हैं, मेम्ब्रेन कहते हैं। लाइसोसोम एक झिल्ली से घिरी होती है जिसको हम मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर विभिन्न हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं। जो एंजाइम है इनमें विभिन्न हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं। ठीक है, जैसे प्रोटीन, न्यूक्लियाइज, लाइपेज आदि जो अपशिष्ट पदार्थ के अपघटन में मदद करते हैं। ठीक है, लाइसोसोम का आकार और संरचना कोशिका की आवश्यकता के अनुसार बदलता रहता है। यानी कोशिका अगर चपटी कोशिका है, मोटी कोशिका है, लंबी कोशिका है, तो उसके आकार के अनुसार लाइसोसोम का आकार बदलता रहता है। आप इतना समझ चुके होंगे। आगे देखते हैं लाइसोसोम के कार्य। लाइसोसोम क्या करता है दोस्तों? पदार्थों का अपघटन करता है। पदार्थों का अपघटन यानी कि डाइजेशन ऑफ सब्सटेंस, डाइजेशन ऑफ सब्सटेंस। लाइसोसोम कोशिका के अंदर अपशिष्ट पदार्थों, अपशिष्ट अंगों और बैक्टीरिया को नष्ट करने का कारण के जिम्मेदार होता है। यानी कोशिका के अंदर कोई भी पदार्थ है, कोई भी अंग है, कोई भी बैक्टीरिया, तो उसको नष्ट करने का कार्य कौन करता है? लाइसोसोम। अगर वो खराब हो चुका है, सही अंग को वो नष्ट नहीं करता है। रिसाइकलिंग ऑफ सेक्युलर कंपोनेंट। रिसाइकलिंग एंड सेक्युलर कंपोनेंट पुराने और अवांछित कोशिका संरचनाओं को तोड़कर कोशिका में उपयोग होने वाले नए पदार्थों में परिवर्तन करता है। ठीक है, पुराने जो कोशिका के अपशिष्ट अंगों को ऑटोफेजी, ऑटोफेगी में कोशिका के पुराने और अनुपयोगी अंगों को नष्ट करने का कार्य करता है। ठीक है, ये सब सिंपल से पॉइंट है। लाइसोसोम का मुख्य कार्य है कि वह कोशिका में जो खराब अंग है उनको खत्म करता है। लाइसोसोम कोशिका के अंदर बैक्टीरिया और वायरस को नष्ट करने में करके शरीर को रक्षा प्रदान करता है। यानी कि जैसे कि आपको कभी कभी बीमार हो जाता है, जैसे मैं अभी बीमार हूं, तो लाइसोसोम अपना कार्य कर रहा होगा कि वो बैक्टीरिया को, वायरस को नष्ट करने में लगा होगा। चलिए आगे देखते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में लाइसोसोम की संरचना एक झिल्ली से घिरी होती है। लाइसोसोम की संरचना झिल्ली से घिरी होती है, इसको हम मेम्ब्रेन कहते हैं। मैंने आपको डायग्राम में बता दिया है। जो इस अन्य कोशिकाओं संरचनाओं से अलग बनता है, जो अन्य कोशिका की संरचना से अलग रहती है। ठीक है, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाई जाती है, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाई जाती है और प्रोटिक कोशिकाओं में अनुपस्थित होती है। सेम बात लिखी है। लाइसोसोम का आकार और संख्या कोशिका के प्रकार और कार्य में
अनुसार बदलती रहती है। लाइसोम का आकार संरचना से मतलब है कोशिका, अगर लंबी कोशिका, जो मैंने कोशिका के टाइप आपको पढ़ा दिए हैं, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, आपने अगर पहली क्लासेस नहीं दी है तो आप प्लीज आके वो पहले जरूर देखें, उसके बाद ही आप ये क्लास देखें। लाइसोम का आकार और लाइसोम का आकार और संख्या कोशिका के प्रकार और कारण बदलती है। जैसे कोशिका वैसा लाइसोम, कोशिका लंबी लाइसोम लंबा, कोशिका पतली लाइसोम पतला, कोशिका चपटी लाइसोम। लाइसोसोम के अंदर पाए जाने वाले एंजाइम केवल खास पीएच स्तर पर कार्य करते हैं। लाइसोसोम के अंदर पाए जाने वाले एंजाइम, जो एंजाइम होते हैं, जो लाइसोसोम होता है उसके अंदर छोटी छोटी बॉल्स होती हैं, इनको हम एंजाइम कहते हैं। ठीक है एक खास पीएच पर कार्य करते हैं। ठीक है, यदि लाइसोसोम के एंजाइम कोशिका के बाहर निकल जाएं तो वह कोशिका को नष्ट भी कर सकते हैं, जिससे कोशिका के अंदर लाइसोसोम सेक्रीशन की प्रक्रिया होती है। क्या लिखा है, देखो, जब लाइसोसोम को, इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, जब लाइसोसोम को किसी अवशिष्ट अंग या कोशिका को नष्ट करना हो, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर मैं बता दूं, जैसे लाइसोसोम है, ठीक है, और ये हमारी सेल है, ठीक है, ये हमारा लाइसोसोम और ये हमारी सेल। अगर इस लाइसोसोम को इसको नष्ट करना है तो लाइसोसोम इसके पास जाएगा और लाइसोसोम खुद फट जाएगा, लाइसोसोम खुद फट जाएगा और ये सारे एंजाइम्स निकलकर इस कोशिका को खत्म कर देंगे। ठीक है, सिंपल सी बात है, इतनी सी। आगे देखते हैं, अब हम समझते हैं न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस क्या होता है, सेल में न्यूक्लियस को समझते हैं, जो सेल है इसमें न्यूक्लियस को समझते हैं। आपको डायग्राम में न्यूक्लियस दिख रहा होगा आपको, ये आपको न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये आपको न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है। अब इसको ही हम बड़े आकार में समझते हैं, देखते हैं कैसा क्या न्यूक्लियस दिखाई देता है। न्यूक्लियस को इस प्रकार से दिखाई देता है, जिसके अंदर पोर होते हैं, यानी छोटे छोटे छिद्र होते हैं न्यूक्लियस के ऊपर, जो आपको ऐसे दिख रहे होंगे, छोटे छोटे छिद्र होते हैं न्यूक्लियस के ऊपर। न्यूक्लियस एनवलप होता है, यानी कि न्यूक्लियस के ऊपर एक कवर होता है, उसको हम न्यूक्लियर एनवलप कहते हैं, और उसके अंदर एक बीच में एक छोटा सा गोल न्यूक्लियस होता है, और एनवलप और न्यूक्लियस के बीच में न्यूक्लियोप्लास्ट होता है। न्यूक्लियोप्लास्ट में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, इसको क्रोमैटिक मटेरियल कहते हैं। और न्यूक्लियस के बाहर, एनवलप के बाहर जो होता है उसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, जी हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ रेटिकुलम और स्मूथ रेटिकुलम, जी हम पढ़ चुके हैं। अब इसको हम आगे देखते हैं, न्यूक्लियस को अच्छी डिटेल में। न्यूक्लियस की डेफिनेशन यानी कि परिभाषा क्या है। न्यूक्लियस कोशिका के सबसे महत्वपूर्ण ऑर्गन है। न्यूक्लियस कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण ऑर्गन है, इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि सेल जो है उसके बीच में सेंटर में होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है न्यूक्लियस में, वो सबसे महत्वपूर्ण ऑर्गन होता है सेल में, जिसे कोशिका का नियंत्रण कहते हैं। कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल, यानी कौन सी चीज क्या कार्य करेगी, कब कार्य करेगी सेल में, वो न्यूक्लियस डिसाइड करता है। लाइसोसोम कब कार्य करेगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कब कार्य करेगा, गोल्गी बॉडी कब कार्य करेगी, क्रोमोसोम कब कार्य करेंगे, सब कुछ न्यूक्लियस के अंदर सेट होता है। कोशिका के जैविक कार्यों और विकास को नियंत्रण करता है। इसमें कोशिका के आनुवंशिक डीएनए डाइवोक्स न्यूक्लियस एसिड के रूप में मौजूद होते हैं, जो सभी प्रकार की कोशिकाओं में निर्दिष्ट है। तो डीएनए अभी तक मैंने आपको पढ़ाया नहीं, जो इसको सेल खत्म होने के बाद, मतलब सेल में जब आगे हम चल के डीएनए जब पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। अभी आप सिर्फ समझ लें डीएनए कुछ इस प्रकार से बनता है।
ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको डेफिनेशन समझ आ गई होगी। एक बार फिर से मैं आपको डेफिनेशन बता देता हूँ। न्यूक्लियस कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण ऑर्गन है, जिसमें कोशिका का नियंत्रण केंद्र कहा जाता है। जैसे कोशिका कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल, यानी कि कोशिका के जो सभी अंग है, कोशिका है उसके जो सभी अंग है उनको उनको कार्य उनको कार्य निर्धारण, यानी कि कौन सा, जैसे गोल्जी बॉडी है, लाइसोसोम है, माइक्रोकॉन्ड्रिया है, यानी ये सब चीजें, बहुत सी चीजें हैं जो सेल में होती हैं, वो सब कब क्या कार्य करेंगे उसका नियंत्रण करता है न्यूक्लियस। आगे समझते हैं न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर हम समझते हैं। स्ट्रक्चर हमारा क्या कहता है न्यूक्लियस का? न्यूक्लियस एक झिल्ली से घिरी होती है संरचना होती है, जिसे हम न्यूक्लियर एनवलप कहा जाता है। न्यूक्लियर एनवलप कहा जाता है, ये आपको दिख रहा होगा। न्यूक्लियर एनवलप क्या होता है? बाहरी एक परत होती है, बाहरी एक परत होती है, उसको कहते हैं न्यूक्लियर एनवलप। दूसरा पॉइंट है, इस झिल्ली में न्यूक्लियर पोर होते हैं जो सामग्री प्रवेश निकास में मदद करते हैं, यानी कि न्यूक्लियस के अंदर क्या सामग्री जाएगी, क्या बाहर जाएगी, उसके लिए छोटे छोटे पोर यानी कि छिद्र होते हैं, यानी कि छिद्र होते हैं, छोटे छोटे जो छिद्र होते हैं इनको कहते हैं हम पोर। ये होते हैं हमारे एनवलप के ऊपर, न्यूक्लियर एनवलप के ऊपर होते हैं छिद्र। फिर थर्ड नंबर पॉइंट आता है न्यूक्लियस। एक न्यूक्लियस के अंदर स्थित संरचना है जो आरएनए का निर्माण करती है। जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियर से है उसके अंदर एक भी न्यूक्लियस होता है, जो न्यूक्लियस के अंदर एक संरचना होती है। ठीक है, मतलब एक जो बड़ा होता है एक न्यूक्लियस, उसके अंदर होता है न्यूक्लियस, तो उसके अंदर होता है आरएनए। न्यूक्लियस में क्रोमोसोम होते हैं, इसमें क्या होते हैं क्रोमोसोम, जो आपको दिख रहा है क्रोमैटिक मटेरियल आपको लिखाई दिख रहा है, क्रोमैटिक मटेरियल। तो इसमें क्या होते हैं क्रोमोसोम्स होते हैं जो डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। जो डीएनए, देखो दोस्तों, जो डीएनए प्लस प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। क्रोमोसोम जो है, क्रोमोसोम्स जो है वो डीएनए प्लस प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। डीएनए प्लस प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं कौन? क्रोमोसोम। कोशिका विभाजन के दौरान समुचित तरीके से बंटने में मदद करते हैं, यानी कि जब कोशिका विभाजन होती है तो दोनों समान अनुपात में बट जाते हैं। कोशिका विभाजन होती है तो आधी आधी कोशिका दो हिस्सों में बढ़ जाती है, तो ये चीजें भी आधी आधी दो चीजों में बट जाते हैं। अब हम समझते हैं न्यूक्लियस के कारण। बहुत सिंपल है, आनुवंशिक जानकारी, स्टोरेज ऑफ जेनेटिक्स इंफॉर्मेशन, यानी कि जेनेटिक्स इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है कौन? न्यूक्लियस। यानी कि जैसे कि आपने सुना होगा दादाजी के जेनेटिक्स उनके पोते पर उनके बच्चे में आते हैं, तो कौन करता है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में डीएनए के रूप में कोशिका के सभी आनुवंशिक गुण होते हैं। न्यूक्लियस के डीएनए के रूप में कोशिका के सभी आनुवंशिक गुण होते हैं, यानी कि जीन्स होते हैं जो कोशिका की गति का नियंत्रण करते हैं। प्रोटीन सिंथेसिस, न्यूक्लियस में मौजूद डीएनए, एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए। एमआरएनए को दोस्तों क्या कहते हैं? मैसेंजर आरएनए। जब हम डीएनए आरएनए पढ़ेंगे तो एमआरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए सब कुछ हम डिटेल में पढ़ेंगे, उसकी चिंता ना करें। आप देख लें डीएनए और एमआरएनए बनता है जो राइबोसोम को प्रोटीन बनाने में निर्देशित करता है, जो राइबोसोम को प्रोटीन बनाने में निर्देशित करता है। सेल डिवीजन, यानी कि जो न्यूक्लियस है वो सेल डिवीजन में सहायता करता है। न्यूक्लियस कोशिका विभाजन के दौरान क्रोमोसोम के रूप में अपने आनुवंशिक जानकारी को ठीक से विभाजित करता है। सेल डिवीजन होती है तो उसमें क्या करता है? अपने आप को
सेल डिवीजन में मदद करता है और आनुवंशिक जानकारी को ठीक प्रकार से विभाजित करता है। न्यूक्लियस का कार्य, न्यूक्लियस राइबोसोम आरएनए का निर्माण करता है। न्यूक्लियस जो का है राइबोसोम आरएनए का निर्माण करता है और उसे राइबोसोम के निर्माण में भेजता है। ठीक है, सिंपल सा पॉइंट है। नियंत्रण, कोशिका के नियंत्रण, कंट्रोल ऑफ सेल एक्टिविटी, यानी कोशिका के नियंत्रण में कार्य करता है। कोशिका के जो सारे अंग होते हैं उनका हेड होता है, मॉनिटर होता है कौन? न्यूक्लियस। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है इसके, न्यूक्लियस केवल यूकेरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। न्यूक्लियस केवल यूकेरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है, प्रोटोक कोशिकाओं में नहीं पाया जाता। न्यूक्लियस डीएनए क्रोमोसोम होते हैं, न्यूक्लियस डीएनए क्रोमोसोम होते हैं जो कोशिकाओं के कार्यों के लिए आवश्यक होते हैं। सिंपल से पॉइंट है, वही जो वापस है वो आपको रिवीजन करने के लिए मैंने आपको अलग से लिख के दिए हैं। न्यूक्लियस का आकार, रूप कोशिका के प्रकार की सभी स्थिति को बदल सकता है, यानी कोशिका की जैसी स्थिति है वैसा उसका रूप बदल जाता है। कोशिका के विकास और वर्धन के लिए जिम्मेदार है, यानी कोशिका का जो विकास है या उसका विभाजन है उसके लिए जिम्मेदार कौन होता है? न्यूक्लियस होता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो है आपसे कहनी है। आप देखो सिस्टम से क्लास देखें, यानी कि आप क्लास 1 से स्टार्ट करें। अगर आप बीच से आए हैं क्लास 1 से ही स्टार्ट करें तो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद रहेगा। आप क्लास अगर स्टार्ट करना चाहते हैं हमारे चैनल पर तो आप क्लास 1 से स्टार्ट करें, ठीक है। और कंटिन्यूअस क्लास देखें, रोज 1 या 2 क्लास देखें। और अगर आपको स्पीड थोड़ी कम लग रही हो तो आप 1.5x कर लें स्पीड या 2x कर लें, तो आप जल्दी कवर कर सकेंगे। हर टॉपिक के बाद हम 100 एमसीक्यू करवाएंगे और लास्ट में 200 2000 मिक्स एमसीक्यू करवाएंगे, ठीक है। आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके बताएं, या आपको कुछ भी स्क्रीनशॉट भेजना है, कुछ भी आपको अलग से बात बतानी है जो आप पर्सनली बताना चाहते हैं मुझे कि कोई भी डाउट है आपको पढ़ाई से रिलेटेड, तो आप इस चैनल को फॉलो करें और मैसेज करें। इंस्टाग्राम पर इसको फॉलो करें और मैसेज करें और मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगा। आप इसको मैसेज जरूर करें, उसका समाधान भी हम निकालेंगे जो भी आपको दिक्कत आ रही है। तो चलिए आज के वीडियो में ही खत्म करते हैं। धन्यवाद।